हेलो मित्रों, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख इतिहास के बारे में देखते हैं। ठीक है, यदि आप माध्यमिक आचार्य पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी का, तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर की आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में विभाजित किए हैं। ठीक है, तो आज ये पहला पार्ट है झारखंड के। हम इतिहास के बारे में देखेंगे कि झारखंड के इतिहास क्या है। इसमें नवपाषाण काल से प्रागैतिहासिक काल से सभी कालों के हम लोग इसमें देखेंगे। यदि आप माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर जिसमें आपका 200 प्रश्न आ रहा है, उसमें से ये सामान्य अध्ययन का है। तो अगर इसको आप तैयारी कर लेते हैं, पूरा फुल वीडियो देख लेते हैं, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम प्रत्येक दिन ये सामान्य अध्ययन का सुबह 8 बजे वीडियो डालते हैं, तो आप ज़रूर ही वीडियो को देखिए। ठीक ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास के बारे में। झारखंड का इतिहास क्या है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और यह बिहार से अलग होकर बना। ये किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग होकर बना है। राजधानी इसकी जो है रांची है, और उप राजधानी दुमका है। उप राजधानी कहाँ पर है? दुमका। उच्च न्यायालय रांची है, और जिला कितने हैं झारखंड में? जिला कितने हैं? तो 24 है। देखिए यहाँ पर 24 है। विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो विधानसभा सदस्य की जो संख्या है वह आपका 81 है। कितनी है? 81 है, जिसमें से 81 में से 44 सामान्य है, यानी कि सामान्य वर्ग के हैं 44 सदस्य। 28 जो है अनुसूचित जनजाति है 28, और 9 जो है अनुसूचित जाति है। यानी कि 81 में से इतने अलग अलग विभाजित किया है। 44 सामान्य, 28 अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जाति का है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विधानसभा सदस्यों में से सामान्य वर्ग के कितने सीट हैं? तो 44। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आवंटन किया गया है? तो 28। और अनुसूचित जाति की बात करेगा तो 9 होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो 14 है, और इसमें 8 सामान्य है और 5 अनुसूचित जनजाति, और एक जो है अनुसूचित जाति की सीट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। अगर हम लोग पूरा विधिवत देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल का, तो उसमें तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम वही वीडियो बनाए हैं जो परीक्षा में आता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बनाए हैं। तो इसलिए आप लोग माध्यमिक आचार्य पीजीटी टीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह ज़रूर ही वीडियो देखिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमको हमारे नंबर पर जो दिए हैं, इसमें ये नंबर जो है 930 577 47 67, इस पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, हमको बताइए, तो हम आपको ये जो है नोट्स भेज देंगे। पूरा पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में, इस काल में जो है कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए विद्वान जो होते हैं 3 कालों में बांटा है। जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो उसके बाद हम एक एक काल को देखते हैं। तो चलिए आगे देखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे।
देखिए पूरा पाषाण काल, इसका समय जो रहा है 1,00,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा है, ठीक ना। इसमें जो जीवन यापन था मनुष्यों का वह आखेटक जीवन था, यानी कि भ्रमण, कभी यहाँ कभी वहाँ शिकारी जीवन था, ठीक है। और बड़े बड़े पत्थर का हथियार प्राप्त हुआ मिलता था, यानी कि अगर पेपर में यह जाए कि झारखंड में या पाषाणकालीन कौन से काल रहा जिसमें पत्थरों के बड़े बड़े हथियार पाए जाते थे, तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज इसी काल में होता, पूरा पाषाण काल में। दूसरा है उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसका जो समय रहा 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहा, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबा समय तक रहेगा, लेकिन अगर इसको आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो पूरा आपको झारखंड के सामान्य अध्ययन इतिहास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें क्या होता है कि पत्थरों के छोटे एवं नुकीले हथियार हो गए, देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का हथियार हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या होता है पत्थरों के छोटे एवं नुकीले हथियार हो जाते हैं, छोटा छोटा हथियार हो जाता है, ठीक है, इसमें इस काल में। और फिर पशुपालन का प्रारंभ हो गया, पशुपालन का भी प्रारंभ हो गया। अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मनुष्यों का जो होता है अंत्येष्टि संस्कार भी प्रारंभ हो जाता है इसी काल में। झारखंड में प्राप्त अवशेष जो होता है रांची, धनबाद, दुमका में होता है, यानी कि झारखंड में प्राप्त अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, तो रांची, धनबाद, दुमका, यानी कि उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष प्राप्त होता है पाषाणकालीन, तो वह रांची से प्राप्त होता है, धनबाद से और दुमका से। इसके बाद जो है नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का जो समय रहा वह 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का समय चला था। 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का समय यह चला था, ठीक है। तो इस काल में क्या होता है मनुष्य आवास बनाकर रहने लगता है। इस काल में मनुष्य अस्थायी रूप से निवासी बन जाता है और झुग्गी हो झोपड़ी हो कोई भी डालकर जहाँ पर भी रहता है वहाँ अस्थायी रूप से निवासी करने लगता है। पत्थर के हथियार नुकीले एवं पालिशदार हो गए। अब इस काल में नवपाषाण काल में देखिए पत्थर के हथियार जो होता है नुकीला हो जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल से भी अधिक नुकीला हो जाता है, ठीक है। जैसे भाला, बर्छी, नुकीली ये सब बनाने लगते हैं मनुष्य, और पालिश भी लगाना शुरू कर देता है, पालिशदार हो जाता है। आग का प्रयोग करना सीख जाता है मनुष्य। क्या होता है आग का प्रयोग करना सीख जाता है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग कब किया, नवपाषाण काल में किया, ठीक ना। कृषि कार्य इसी काल में होता है, कृषि कार्य, ये कृषि कार्य जो होता है इसी कार्य काल में नवपाषाण काल में शुरू हो जाता है, यानी कि कृषि कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, कुम्भकारी भी प्रारंभ हो जाता है, पशुओं का पालन भी शुरू हो जाता है, कृषि कार्य करना भी शुरू कर देता है नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद जो युग आता है वह धातु काल का आता है। कौन सा काल आता है, धातु काल का आता है। धातु काल का जो समय आता है तो वह नवपाषाण काल के ही बाद आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले धातु काल में जो आता है ताम्रपाषाण काल आता है, उसके बाद कांस्य युग आता है, फिर क्या आता है लौह युग आता है। कौन सा युग आता है, लौह युग आता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ताम्रपाषाण काल में क्या होता है झारखंड में, देखिए तो इस काल में तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। यानी कि जो इस काल में जो होता है जो झारखंड में जो भी जनजातियाँ होती है तो या ताम्रपाषाण काल में तो वह तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसका इसलिए संक्रमण काल भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि
कौन से काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है? तो संक्रमण काल ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। इसके बाद जो है ताम्रकाल के संस्कृति के केंद्र बिंदु जो था सिंहभूम था। कौन सा भूमि था? सिंहभूम। ये सबसे बड़ा क्षेत्र भी है सिंहभूम। कांस्य युग, इसके बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग में इस युग का प्रणेता झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति थी। यानी कांस्य युग में जो है झारखंड में कौन सी जनजातियाँ प्रारंभ की थी? यानी कि कांस्य युग का श्रेय किस जनजाति को झारखंड में दी जाती है? अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो यह बिरजिया और कौन? असुर जनजात और बिरजिया जनजात को दी जाती है। इस युग में तांबा और टीन मिलाकर बर्तन बनाया गया। यानी कि जो भी बर्तन बनाया जाता है तो इसमें तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता है। जो भी ये धातु का औजार बर्तन जो भी बनाया जाता है तो इसमें तांबा और टीन का प्रयोग करके बनाया जाता है, इसलिए इसको कांस्य युग कहा गया। इसके बाद जो आता है लौह युग आता है। कौन सा युग आता है? लौह युग। झारखंड में कांसे की तरह लोहे का प्रयोग भी असुर तथा बिरजिया जनजाति को द्वारा ही किया गया। यानी कि यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले लौह युग में लोहा का प्रयोग करने वाली कौन सी जनजातियाँ थी? तो असुर जनजातियाँ थी और बिरजिया जनजाति थी। इस युग में देखिए ये लोहा के निर्यात जो है करते थे, तो इस युग में झारखंड से लोहा का निर्यात मेसोपोटामिया को करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि यही जो जनजातियाँ है तो ये झारखंड से लोहे का निर्यात करती थी मेसोपोटामिया को, और इसमें लोहा के ऐसे बर्तन हो, हथियार हो, तलवार हो, ये सब बनाकर मेसोपोटामिया को ये निर्यात करती थी, भेजती थी। तीनों पाषाण काल का औजार अगर कहीं से प्राप्त होता है, तीनों पाषाण काल का औजार जो प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है पलामू से प्राप्त होता है। तो झारखंड के कौन से क्षेत्र में, अगर यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के कौन से क्षेत्र में जो है तीनों पाषाण काल का औजार प्राप्त हुआ है? तो पलामू, इसको जरूर ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पलामू है, ये पलामू से प्राप्त होता है। कांसा का प्याला लोहरदगा से प्राप्त हुआ। कांसे का प्याला जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? लोहरदगा से प्राप्त हुआ। इसको भी याद रखिएगा आप, कांसे का प्याला लोहरदगा से प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये सब एक एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और देखिए झारखंड प्रदेश शब्द का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, यानी कि झारखंड प्रदेश शब्द का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्रमाण मिलता है? यानी कि झारखंड शब्द का जो प्रयोग मिला शब्द, यानी झारखंड शब्द प्रयोग सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। अगर ये ना दे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ना दे तो कह देगा केवल ऋग्वेद से प्राप्त होता है, इतना भी सही होगा। अगर ये ऋग्वेद ना दे तो कह दे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो इसमें आप ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से सही करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वैदिक काल में झारखंड को कहा जाता था, वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? कीकट कहा जाता था, कीकट, ठीक है। यानी कीकट वो होता है, अगर देखा जाए तो कीकट उसे कहा जाता है कि जो जानवरों के भांत व्यवहार करता है, जानवर के भांत व्यवहार करता है, ठीक है। इसलिए वहाँ उसे क्षेत्र में जो भी निवास करने वाली जनजाति या जाति थी उसको कीकट कहा जाता था वैदिक काल में। तो वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कीकट। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडू या पुंड कहा जाता था, ठीक है।
अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ झारखंड प्रदेश शब्द का सर्वप्रथम साक्ष्य मिल रहा है तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडू या पुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडू या पुंड कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इस काल में क्या क्या होता है। तो ऋग वैदिक काल के बारे में देखिए, यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल में होता है तो इसमें भी ये जो समय रहा ऋग वैदिक काल का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला था ऋग वैदिक काल का। ठीक ना। तो इसमें ऋग वैदिक काल में जो झारखंड में जनजाति जाति जो भी है, ठीक है, जो भी जातियाँ लिंग की उपासना करती थी यानी शिवलिंग की उपासना करती थी, ठीक ना। देखिए, ऋग वैदिक काल में लिंग के उपासना करने वाले को झारखंड के जनजाति को क्या कहा जाता था? शिशनु देवा कहा जाता था। शिशनु देवा या लिंग पूजक कहा जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है कि ऋग वैदिक काल में जो जनजातियाँ लिंग की पूजा करती थी, लिंग की उपासना करती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो शिशनु देवा, शिशनु देवा या लिंग पूजक कहा जाता था। आगे चलिए, केवल वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो परीक्षा में आता है और यह किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, जो पेपर हुआ है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ही याद कर लीजिए या वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए जैसे भी हो। ठीक है, या बार बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में झारखंड जो है ये तो हो गया। ऋग वैदिक काल में झारखंड में जो जनजातियाँ शिवलिंग की उपासना करती थी उसको शिशनु देवा या लिंग पूजक कहा जाता था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में झारखंड, इसका उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। 1000 ईस्वी पूर्व से कितने ईस्वी पूर्व तक? 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, इस काल में झारखंड के बारे में देखिए, तो अथर्ववेद में झारखंड को कहा गया है वरात्य, वरात्य, वारात्य कहा गया है। वरात्य यानी कि बंजारा, बंजारा यानी कि बंजारा का अर्थ होता है घुमंतु। बंजारा का अर्थ होता है क्या? घुमंतु, यानी कि घूमने वाली जात, इधर से उधर, यानी कि कभी इस जंगल में निवास करती थी, कभी इस जंगल में निवास करती थी, ये जानती है। तो इसलिए अथर्ववेद में जो कहा गया झारखंड को कहा गया वारत्य, वारत्य या बंजारा। ठीक है ना। विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड, यानी कि यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कह दें कि झारखंड को विष्णु पुराण में किस नाम से जाना गया है, यानी कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुंड कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में तो अगर देखा जाए अथर्ववेद में झारखंड को वारात्य, बंजारा कहा गया है, लेकिन अगर विष्णु पुराण में अगर देखा जाए तो झारखंड को मुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंड। और उसके बाद देखिए महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो है समय 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक चला। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक चला। इस काल में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। इस काल में झारखंड को कीकट कहा जाता था। इस काल में यानी कि महाजनपद काल में भी झारखंड को कीकट कहा गया है, कीकट। इसके बाद जैन धर्म आएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, आप जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव। ये सब जितने भी काल है उसके धर्म है, सब में अलग अलग नामों से जाना गया है और हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिए और इसको याद भी करते जाइएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव होते हैं। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड में गिरिडीह है। कहाँ पर है? गिरिडीह। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह में। ठीक है,
प्राचीन प्राचीन श्रावक जैन मंदिर ईचागढ़ में है। यानी कि झारखंड में अगर यहाँ से क्वेश्चन यह आ जाए कि झारखंड में प्राचीन श्रावक जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ईचागढ़ में है। ठीक ना। इस काल में अगर देखा जाए तो इस काल में सिंह भूमि के निवासी को सरक कहा जाता था। यानी कि जैन धर्म में जो सिंह भूमि के निवासी होते थे, सिंह भूमि के क्षेत्रों में जो जनजातियाँ निवास करती थी, उसको सरक कहा जाता था। ठीक ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से यह भी कहा जा सकता है कि सिंह भूमि के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो सरक कहा जाता है। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म है। कौन सा? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में देखिए झारखंड के बारे में, झारखंड की स्थिति देखिए। बौद्ध धर्म में ज़्यादा नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चन है इसमें भी। बौद्ध धर्म में धनबाद के कुराव गांव से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के किस स्थान से, किस जगह से, कौन से क्षेत्र से, ठीक है, या कौन से गांव से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। अगर गांव कहे तो कुराव होगा, करुआ गांव। अगर ये कह दे जिला कि झारखंड के कौन से जिला से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ, तो धनबाद से प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ सकता है कि झारखंड के कौन से जिला से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ, तो धनबाद से। अगर यह कह दे कि धनबाद के कौन से गांव से, यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि धनबाद के कौन से गांव से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ, तो करुआ गांव से। बौद्ध के आराध्य देवी माँ तारा का जो साक्ष्य मिलता है, यानी कि माँ तारा देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, तो ईचागढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? ईचागढ़ से प्राप्त हुआ। देखिए बौद्ध के आराध्य देवी, यानी कि बौद्ध धर्म में जो पूजा करते थे, जिस देवी की पूजा करते थे, तो माँ तारा थी। और माँ तारा की जो मूर्ति प्राप्त होती है ईचागढ़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ईचागढ़ से प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट भी आप लोग कीजिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग मौर्य काल में, गुप्त वंश काल में ये सारा इतिहास के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आप एक पार्ट, इसमें एक और वीडियो बनेगा। ठीक ना। तो एक तो ये बन गया, इससे पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो एक पार्ट और बनाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो आपको बताए हैं जो नंबर, उस पर आप ये व्हाट्सअप करिए, आपको नोट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।